बहू, अरे ओ बहू, देखना कितनी गर्मी हो रही है। तो एक काम करना, मेरे लिए एक कप चाय बना दे बढ़िया सी। सास की बात सुनकर रिया हाथों में शिकंजी लेकर आती है और अपनी सास को शिकंजी देते हुए कहती है। ये कैसी बातें कर रही हैं माँ जी आप? अरे इतनी गर्मी हो रही है और आप चाय पीने की बात कर रही हैं। अरे बहू, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना। तूने वो कहावत नहीं सुनी, गर्मी को गर्मी काटती है और लोहे को लोहा काटता है। तो बस इसलिए मैं तुझसे चाय मांग रही हूँ कि तू मुझे चाय पिला दे और कुछ गर्मी कम हो जाए। अरे माँ जी, ये कहावतें बस कहने के लिए होती हैं। असल जिंदगी में कुछ नहीं होता। गर्मी में गर्म चीजें नहीं बल्कि ठंडी चीजें पी जाती हैं, जैसे शिकंजी हो गई। हाँ हाँ, वैसे भी आजकल के बच्चों से बहस करना ना बेकार ही है। ठीक है, मैं शिकंजी पी लूंगी। माँ जी सुनिए, आप भले ही मेरी सास हैं, लेकिन आपको हमेशा अपनी माँ की तरह मानती हूँ मैं, इसलिए मैं आपका कभी भी बुरा क्यों ही चाहूंगी। आप शिकंजी को पी लो, इससे आपको राहत मिलेगी और रात को मैं लस्सी बना के रख दूंगी, आप उसे पी लेना, गर्मी कम लगेगी आपको। बहू, तुझे मुझे जो खिलाना पिलाना है ना, तू वो खिला ले, लेकिन हाँ, मुझे गर्मी नहीं लगनी चाहिए। वो तो तू जानती है ना कि मैं पहाड़न थी और तेरे ससुर जी ना लव मैरिज करा के मुझे यहाँ पे ले आए, इसलिए मैं गर्मी सह नहीं पाती। माँ जी सच में, वैसे भी इस साल गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। जरा सोचे जानवरों का क्या हाल होता होगा इतनी गर्मी में। उन लोगों के पास तो हमारी तरह पंखा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उन्हें परेशानी नहीं होती, उन्हें तो हमसे ज्यादा परेशानी होती है। हाँ बहू, ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। हम लोग तो फिर भी अपना दुख बोल के बयान कर सकते हैं, लेकिन बेजुबान जानवर तो कुछ भी नहीं बोल सकते और न ही उनकी बात कोई समझ पाता है। माँ जी, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं एनिमल सेंटर को ना डोनेट करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना मिल सके और सर छुपाने के लिए जगह भी मिल सके। सीता भी अपनी बहू की समझदारी देखकर बहुत ही खुश होती है और रिया को कुछ पैसे डोनेट करने के लिए दे देती है। और वहीं सीता भी अपनी बहू रिया की बात को मानकर जब शिकंजी पी लेती है और उसके बाद सीता और रिया अब मोहल्ले में खरीदारी करने के लिए सब्जी वाले के ठेले पर जाते हैं। और भैया, ये भिंडी कितने रुपए किलो दिए, बताइए जरा। मैडम ये 50 रुपए किलो है। भैया क्यों बेकार में लूट रहे हो? मार्केट में 30 रुपए किलो मिलती है भिंडी और आप हो कि 50 में दे रहे हो। अरे भैया, लूटना है तो बैंक जाके लूटो ना, हमें क्यों लूट रहे हो? मार्केट में ना ये 30 रुपए किलो मिलती है भिंडी और आप यही भिंडी सेम 50 रुपए किलो की दे रहे हो। पर मैडम जी आपको मार्केट तक जाना पड़ेगा ना, और कितनी गर्मी है, इतनी गर्मी में रिक्शा लेकर जाओगी और तो रिक्शा का किराया भी तो लगेगा और खाना पीना और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा और गर्मी में भूख प्यास लग जाती है। अरे मैं तो 20 रुपए ज्यादा ले रहा हूँ और वहाँ जाओगी तो 100 रुपए लग जाएंगे और सोच लो। अरे भाई, लूट मचा रखी है तुम लोगों ने तो। एक तो गर्मी से इंसान मरा पड़ा है, ऊपर से तुम सब्जियों के दाम बढ़ा रहे हो। सीता ने भी मोहल्ले में खड़े होकर गर्मी में तपते हुए कहा। बहू, एक काम कर दे दे 50 रुपए। वैसे सच कहूँ तो गर्मी बहुत हो रही है और इनकी हिम्मत भी देखो ना, इतनी गर्मी में ये लोग सब्जी बेच रहे हैं। अब सीता और रिया सब्जियां लेकर घर वापस आते हैं। उनके पूरे मोहल्ले में कोई भी पेड़ पौधा नहीं था, जिस वजह से वहाँ पर ज्यादा गर्मी लगती थी। लोग दोपहर में तो क्या, रात को भी बाहर निकलने से डरते थे। ऐसी ही एक रात रिया का पति पवन उससे कहता है। रिया, अरे रिया सुन रही हो? अरे जल्दी से एक गिलास ठंडा पानी ले आओ यार, गर्मी से हालत खराब हो चुकी है। तभी रिया हाथों में ठंडा पानी लेकर आती है और उसे टेबल से कुछ दूरी पर रखकर कहती है। सुनिए जी, आप गर्मी में आए हैं और पसीने से बेहाल है, अभी इतनी जल्दी पानी मत पीजिए, वरना सारी गर्मी ना सर पे चढ़ जाएगी। पहले थोड़ा आराम कर लीजिए, उसके बाद ही पानी पीजिएगा। अरे यार मैं क्या करूँ तुम्हारा, गर्मी से मैं यहाँ बेहाल हो चुका हूँ और तुम मुझे ज्ञान दे रही हो। अरे ज्ञान नहीं चाहिए, पानी पिला दो बस, या फिर कोई ठंडी चीज ला कर दे दो यार। आए आए मर जाऊंगा यार, जाके कुछ ठंडा ले आओ यार, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। देखिए जी, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं तो बस आपको समझा रही थी, बाकी आपकी मर्जी। और वैसे भी आपको इतनी गर्मी लग कैसे सकती है? अरे आपको तो ऑफिस से लेने कैब आती है ना, और छोड़ने भी कैब आती है, और कैब में तो एसी भी होता है, तो आपका गर्मी से कैसे बुरा हाल हो रहा है?
अरे मेरी प्यारी पत्नी, तुम तो जानती हो ना क्या मोहल्ले के बाहर छोड़ देता है, और हमारे मोहल्ले में ऐसा लगता है आग बरस रही है, आग। अरे मोहल्ले के अंदर आते आते ऐसा लगता है जैसे जैसे सूर्य देव को जल ना चढ़ाकर मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो और वो मुझे दंड दे रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आप अपना पसीना सुखा लीजिए, मैं आपके लिए पानी और खाना लेकर आती हूँ। इतना बोलकर रिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर सीता आती है और बोलती है, बहू देखना गर्मी कितनी हो रही है, और अगर ऐसे में तू खाना बनाएगी ना तो बीमार पड़ जाएगी। पवन सुनना, एक काम करना बेटा, बाहर से तू खाना ले आ। आज गर्मी बहुत है ना, बाहर का ही खा लेंगे हम। एक काम कर, इससे बढ़िया तू ऑनलाइन ऑर्डर ही कर दे। अब क्या तू बाहर जाएगा इतनी गर्मी में। हाँ माँ, सही कह रही हो आप, खाना बाहर से ही मंगवा लेते हैं ताकि आप सबको भी आराम मिल जाए। अब रिया का पूरा परिवार बाहर से लाया हुआ खाना खाकर सो जाता है। एक दिन सीता भी पड़ोसन से मिलकर आती है और गलती से घर का दरवाजा खुला छोड़ देती है। थोड़ी ही देर में हॉल में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। माँ जी जल्दी से दरवाजा बंद कीजिए, एसी भी फेल हो गया है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है। अरे बाबा ये क्या कर दिया मैंने, कितनी गर्मी बढ़ रही है। एक काम करना, इस एसी को ना ठंडे वाले मोड पे कर दे। रिया एसी को चिल्ड मोड पर चला देती है और घर का दरवाजा बंद करती है। अब कुछ ही देर में सीता अपने चेहरे पर बर्फ से सिकाई कर रही थी, तो वहीं रिया ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा रही थी। तभी रिया कहती है, माँ जी मैंने तो सुना है आपके जमाने में ज्यादा गर्मी पड़ती थी, और उस जमाने में तो एसी कूलर भी नहीं होते थे, आप लोग कैसे मैनेज करते थे भाई? बहू उस जमाने में मानती हूँ कि एसी कूलर नहीं होते थे, लेकिन उस जमाने में ना इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। तब लोग ना मिट्टी के घर में रहा करते थे और उसमें ना कम गर्मी लगती थी। और अब देख सीमेंट के घर होते हैं, पेड़ पौधे भी कितने कम होते हैं, जिस वजह से ना वातावरण ठंडा नहीं रहता। सारी बात सुनने के बाद अब रिया के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे एक सवाल का जवाब तो दीजिए, हमारे मोहल्ले में अगर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते तो हमारे मोहल्ले में भी गर्मी नहीं होती, इसलिए अगर हम मोहल्ले में पेड़ लगा दे तो? तू सही कह रही है बहू, हम लोगों को ना पेड़ पौधे लगाने की बहुत जरूरत है। इससे ना सिर्फ हमें बल्कि पूरे मोहल्ले वालों को फायदा मिलेगा और सभी को ना गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन बहू क्या हमारे मोहल्ले वाले हमारे इस सलाह पर काम करेंगे? माँ जी गर्मी से तो सब परेशान हैं, अगर हम उन्हें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो हमारा तो साथ जरूर देंगे ना वो। इसके बाद सास बहू मोहल्ले के अंदर एक मीटिंग करते हैं और सारे मोहल्ले वाले जमा होते हैं, लेकिन हर कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। कुछ लोग उनकी मदद के लिए तैयार होते हैं तो कुछ मना कर देते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। अगले दिन 7 बजे सास बहू मोहल्ले में पेड़ पौधे लगा रही होती है। बहू तूने देखा मोहल्ले से कोई भी नहीं आया पेड़ पौधे लगाने, मुझे लगा था कि कोई तो जरूर आएगा। कोई बात नहीं माँ जी, अगर उन्हें हमारी मदद नहीं करनी तो हम खुद ही अपनी मदद कर सकते हैं। रिया और सीता सुबह सुबह पेड़ पौधे लगा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर छोटा सा चिंकू भी आकर कहता है, आंटी भाभी मैं आपकी मदद करूँगा, जब ये पौधा बड़ा हो जाएगा ना तो इस पर झूला झूलूंगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ क्यों नहीं प्यारे बच्चे, तुम उस पर झूला झूलना और अपने दोस्तों के साथ खेलना भी। मोहल्ले वाले भी प्रेरित होते हैं और सभी लोग मिलकर पेड़ पौधे लगाने लगते हैं। थोड़ी देर में पूरा मोहल्ला हरा भरा हो जाता है और लोगों को गर्मी भी कम लगने लगती है। तुमने बहुत अच्छा काम किया सीता बहन, जो मोहल्ले में पेड़ पौधे लगा दिए। तुम्हारी वजह से ना मोहल्ले में ठंडक हो चुकी है। पर बहन तुमने भी तो एक बहुत बड़ा काम किया है, जो हमारी इस काम में मदद नहीं की है ना, जबकि तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि ये मोहल्ला ना हम सबका है। पड़ोसन जब ये बात सुनती है तो उसकी नजर शर्म से झुक जाती है। धीरे धीरे गर्मी बढ़ती तो जरूर है, लेकिन अब उनके मोहल्ले में हमेशा ही ठंडक बनी रहती और उसकी बहू रिया भी बहुत ज्यादा खुश रहती। सीता भी बहुत खुश थी और ऐसे ही एक दिन उनके घर एक लेटर आता है, जिसको पढ़ते ही रिया बहुत खुश होती है और कहती है, माँ जी ये देखो बहुत बड़ी खुशखबरी आई है हम दोनों के लिए। ऐसा भी क्या आ गया? ओह तेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट तो नहीं आई? नहीं माँ जी, पर वो भी जल्दी ही आ जाएगी। लेकिन ये देखो इसमें लिखा है हमारे मोहल्ले को सबसे हरा भरा होने का अवार्ड मिल रहा है। इसमें ये भी लिखा है कि इसका श्रेय आपको और मुझे जाता है। बहू ये सब ना सिर्फ तेरी वजह से हुआ है, अगर तू ना होती ना तो ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। बहू मुझे ना तुझ पे नाज है।
रिया और सीता बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद पवन भी आकर उनकी बहुत तारीफ करता है। पूरा मोहल्ला भरा भरा हो जाता है। जितना भी गर्मी का कहर बरसता वो अब लोगों को परेशान नहीं करता, क्योंकि अब उस मोहल्ले में गर्मी नहीं लगा करती थी और लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुजीत एक गरीब आदमी था जो ड्राइवर का काम करके अपना घर चलाता था। सुजीत अपनी पत्नी रुचि को बहुत प्यार करता था, लेकिन रुचि सुजीत को पसंद नहीं करती थी। वो किसी पैसे वाले इंसान से शादी जो करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसकी शादी सुजीत से होती है। एक रोज सुबह के समय रुचि अपना सर पकड़कर कमरे में बैठी थी। तभी सुजीत उसके लिए चाय लेकर आता है और कहता है, क्या हुआ रुचि जी, आप ठीक तो है ना? ये कैसा सवाल है आपका? आपके सामने इंसान सर पकड़कर बैठा हुआ है, उसके बाद भी आप पूछ रहे हैं कि ठीक हो या नहीं। अरे अगर वो ठीक ही होता तो सर पकड़कर क्यों बैठा होता? कैसे अजीब इंसान हैं आप। जाए यहाँ से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, गलती हो गई। वो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आया था, अदरक वाली। इसे पी लो, देखना कुछ टाइम में तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मेरा सर दर्द चाय पीने से ठीक नहीं होगा। मुझे जब सर दर्द होता है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम अभी चाय पी लो, उसके बाद कुछ खाकर दवा भी खा लेना। पिछली बार जब तुम्हारे सर में दर्द हुआ था तो मैं तभी तुम्हारी सर दर्द की बहुत सारी दवा ले आया था। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगी क्या? मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है कि मैं सुबह से कमरे से बाहर भी नहीं निकली हूँ, तो बनाऊंगी क्या? कोई बात नहीं, जब तुम बहुत देर तक नीचे नहीं आई थी तो मुझे लगा ही था कि तुम्हारी तबीयत खराब होगी, इसीलिए मैंने नाश्ता भी बना दिया है। तभी तो तुम्हारे लिए चाय लेकर आया हूँ। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है कि उसकी हर चीज का इतने अच्छे से ख्याल रख सके? ऐसा नहीं हो सकता, ये सब एक दिखावा है बस, और कुछ नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? चाय पियो, दवा खाकर आराम करो। मैं काम पर चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। ठीक है, अब आप जाएं, मैं चाय पी लूंगी और दवा भी खा लूंगी। सुजीत और रुचि की सारी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी रुचि की सहेली ज्योति सुन रही थी, जिसे सुनने के बाद वो अंदर आकर कहती है, एक कप चाय मुझे भी मिल सकती है सुजीत जी? जी बिल्कुल ज्योति जी, आइए ना। आप कब आई? जब कोई अपनी पत्नी का बहुत प्यार से ख्याल रख रहा था, तब मैंने सोचा क्या मैं अंदर आकर आप दोनों को बेवजह परेशान करूं। सच में मेरी फ्रेंड बहुत किस्मत वाली है जिसे आप मिले हैं। बस हो गया तेरा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही। क्या खाकर आई है नाश्ते में? हो सके तो अपना मुंह बंद रख, वैसे ही सर में बहुत दर्द है। आप लोग बात करिए, मुझे लेट हो रहा है, मैं अपने काम पर चलता हूँ। सुजीत इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। सुजीत का रुचि के प्रति इतना प्यार देखकर ज्योति रुचि से कहती है, देख, तू जो सोच रही है वो कभी सच हो भी पाएगा। तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही वो किसी दूसरी औरत से शादी करेगा। मुझे जो चाहिए उसके लिए मेरे इस गरीब पति की दूसरी शादी बहुत जरूरी है, तभी मैं इस शादी से आजाद हो पाऊंगी और खुश भी हो पाऊंगी अपनी लाइफ में। जानती हूँ, आज भी मुझे वो दिन याद है जब तू हांफते हुए मेरे घर आई थी और तूने कहा था। ज्योति अपने घर के हॉल में आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। तभी रुचि भागते हुए ज्योति के घर आती है और कहती है, यार मुझे आज मार्केट से आते हुए समीर मिला था। उसने मुझे सारी बातें बताई कि वो उस दिन हमारी शादी में क्यों नहीं आ पाया था। सच में आज उससे मिलकर मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई है। तेरा दिमाग तो ठीक है? जो इंसान तुझसे शादी करने का वादा करके तुझे शादी के मंडप में छोड़कर भाग सकता है तो वो सच बोल सकता है क्या? वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है बस। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन शादी में ना आना उसकी मजबूरी थी और मैं उसके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकती। अपना दिमाग ठीक कर ले, क्योंकि तू भूल गई है अब तेरी शादी किसी और के साथ हो चुकी है और तू इस घटिया और झूठे इंसान के लिए उस इंसान को धोखा देगी जो तुझसे इतना प्यार करता है। लगता है तुझे मेरे पति से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि जब से तू मेरे पति से मिली है तब से तू उसे पसंद करने लगी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू गलत समझ रही है। मैं बस उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। समीर का सपना छोड़ दे, वो तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा पति तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो तुझसे बहुत प्यार करता है और जब तक वो तुझे नहीं छोड़ेगा तू किसी और के साथ नहीं जा सकती है। अगर मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा दूं, तब तो मैं इस शादी से आजाद भी हो सकती हूँ और अपने समीर के पास भी जा सकती हूँ, और इसमें तुझे मेरी मदद करनी होगी मेरे पति से दूसरी शादी करके। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। ठीक है, तू नहीं करेगी तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगी, लेकिन मैं अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा के ही रहूंगी,
फिर चाहे कुछ भी हो। मुझे ऐसा लगा कि तू मेरे पति को पसंद करती है, इसलिए मैंने तुझे कहा, पर कोई बात नहीं। रुचि इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ज्योति उसे रोकते हुए कहती है, मैं तेरी बात मानने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरे पति से शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। तू बता मुझे क्या करना है। जो भी करना है समीर का फोन आने के बाद करना। मैंने उसे तेरा नंबर दे दिया है। अब जिस दिन सारी तैयारी करके वो तुझे कॉल करेगा, उस दिन तुझे मेरे घर आना है। आज भी वो बात मेरे कानों में गूंजती है। हर वक्त यही सोचती हूँ कि जो हम करने की सोच रहे हैं क्या वो सही है। धोखा मैं अपने पति के साथ कर रही हूँ और दुख तुझे हो रहा है। तुझे तो तेरी पसंद मिल रही है ना, तो तू उसी में खुश क्यों नहीं रहती? और तुझसे शादी करके मेरे गरीब पति की भी हालत सुधर जाएगी। तू आज यहाँ आई है, मतलब समीर की कॉल आ गई है। सारी तैयारियाँ हो गई ना? हाँ, लेकिन तू अपने पति को दूसरी शादी के लिए कैसे मनाएगी? वो तू मुझ पर छोड़ दे। कुछ समय बाद ज्योति वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ रुचि सुजीत को अपनी झूठी जानलेवा बीमारी के बारे में बताकर उसे अपनी सहेली ज्योति से दूसरी शादी के लिए मजबूर करना शुरू करती है। तभी एक रोज सुजीत रुचि से कहता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। जब मुझे खुद बीमारी का नाम नहीं पता तो इन्हें क्या बताऊं? देखिए, मैं अब आपको परेशान नहीं करना चाहती। बस मरने से पहले आप मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मेरी सहेली से दूसरी शादी करके। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? रुचि के बार बार कहने पर सुजीत ज्योति से दूसरी शादी करने के लिए राजी हो जाता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और शादी की तैयारियां करती है। इस बात से अनजान कि सुजीत की उसकी पत्नी अपने फायदे के लिए दूसरी शादी करवाना चाहती है। वो उसकी लंबी आयु के लिए सभी मंदिरों में माथा टेकने के लिए जाया करता था। एक रोज सुबह के समय ज्योति मंदिर जाती है, जहां वो सुजीत को घुटनों के बल मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखकर हैरान थी और वो उसके पास जाकर कहती है, सुजीत जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ज्योति जी, लोग कहते हैं कि भगवान से सच्चे दिल से जो मांगो वो देते हैं, और मैंने इस मंदिर का बहुत नाम सुना है कि जो भी इस मंदिर की सीढ़ियां घुटनों के बल चढ़कर पूरी करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। शायद मेरी भी हो जाए और मेरी पत्नी की जान बच जाए। सुजीत की बातें सुनकर ज्योति को रुचि का साथ देते हुए और पछतावा होता है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ रुचि अपने गरीब पति की दूसरी शादी करवा देती है, जिसके बाद वो अपना सारा सामान पैक करके अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर जाती है। उसका बहुत इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता, तभी वो अपने आप से कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खराब कर ली, वो भी ऐसे धोखेबाज इंसान के लिए जिसने एक बार नहीं दो बार मुझे धोखा दिया। इस तरह से रुचि के गरीब पति की दूसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन गलत इंसान पर भरोसा करने की वजह से उसकी पूरी लाइफ खराब हो जाती है और अपनी इस गलती की सजा उसे पूरी जिंदगी भुगतनी पड़ती है।